हाँ जी, एनपीओ चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे थे। लास्ट क्वेश्चन कौन सा कराया था? 26 पर आ गए जी। एनपीओ में 26 क्वेश्चन नंबर। Which of the following items are shown in the receipt and payment account as well as income and expense? क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोई ऐसी आइटम बताओ जो इन दोनों में आए। आपको करना है कि आपको आंसर नहीं देना सीधा सीधा, आपको चार ऑप्शंस के आगे क्या लिखना है, इन तीन में से कोई एक नाम या दो नाम लिखो। रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये तीन जगह ये चैप्टर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर भी चाहिए मेरे को। ऑप्शन नंबर जो ए है, परचेज ऑफ फर्नीचर, इसके आगे इन तीन में से ये फर्नीचर जहां जहां आता है वहां लिख दीजिए। इन तीन में से हो सकता है तीनों जगह आए, हो सकता है सिर्फ दो जगह आए, हो सकता है सिर्फ एक जगह आए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है जी, बोले नहीं, पहले फर्स्ट वन खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसका ए पॉइंट हो गया तो बी पॉइंट में लिखे, बी हो गया तो सी में लिखे, सी हो गया तो डी में। क्या करना आपको समझ में आ गया? तो ए ऑप्शन इन तीन में से कितनी जगह आता है उन तीनों का नाम लिखना है आपको आगे। एक जगह आता है तो एक जगह, दो जगह आता है तो दो जगह, तीन जगह आता है। पहला ऑप्शन जी, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये दो जगह आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता क्योंकि एक्सपेंस नहीं होता, ये एसेट होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस साइड आता है ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस साइड आता है ये क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। पैसा जा रहा है ना इसमें। सेकंड पॉइंट, लीगेसीज, कितनी जगह आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो जगह आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो लीगेसी का पैसा मिलेगा, लीगेसी बताया गया था लास्ट क्लास में, जो अंडर विल पैसा मिलता है, इसने अपने विल में लिखा हुआ है कि मेरे बाद ये पैसा इस वाली जगह को मिल जाए, तो पैसा मिल रहा है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में, रिसीट साइड में आता है, और इनकम होती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है इनकम। अगर लीगेसी स्पेसिफिक मेंशन है तो इनकम एक्सपेंडिचर की जगह बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता है, अगर मेंशन हो स्पेसिफिक पर्पस तो। थर्ड पॉइंट, जनरल नोटेशन कितनी जगह आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर दो जगह आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस साइड? रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड? इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड। सब्सक्रिप्शन कितनी जगह आएगा? सब्सक्रिप्शन दो जगह आएगा, दो रिसीट और पेमेंट। 27 पढ़ लिया मैं, सॉरी। लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट, क्योंकि इनकम नहीं होती, ये लायबिलिटी होती है। और सर रिसीट और पेमेंट किस साइड आएगा? बताइए किस साइड आएगा रिसीट पेमेंट अकाउंट में? रिसीट साइड, डेबिट साइड, क्योंकि पैसा मिल रहा। और बैलेंस शीट में किस साइड आएगा? लायबिलिटी साइड। ठीक। सर 20 तक की होगा, डिफरेंट क्या होगा उसमें? बार बचा 150 पॉइंट में 25 का डी पॉइंट, 25 का डी पॉइंट क्या होता है सर? ऑनररी मतलब किसी के ओनर में सम्मान में कुछ पैसा दिया जाता है। जैसे मैं बताया था कि मान लीजिए कोई एनजीओ है, उसमें कोई शो रख रहे हैं हम, कोई मैच रख रहे हैं, उसके अंदर किसी वीआईपी पर्सन को बुलाते हैं, एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं, और आप मतलब या कोई काम बोलते हैं उसको, सर आप ड्यूटी छोटा सा ये है, ये कीजिए। या फॉर एग्जांपल कोई फेमस डॉक्टर है, उसको बोला सर हम एक दिन का कैंप लग रहा है, फ्री कैंप लग रहा है, मेडिकल फ्री इलाज कर रहे हैं गरीबों का, और आप आओ एक दिन के लिए अपना टाइम दो, वो करो। तो एक दिन आकर के ट्रीटमेंट करते हैं सबका, तो उसको एनजीओ कुछ पेमेंट करती है, उसके बदले में छोटा मोटा कुछ अमाउंट पे करती है, उसको बोलते हैं ऑनररी एक्सपेंस होता है, किसी के ओनर में सम्मान में पैसा देते हैं। 27 पर आ गए जी। Which of the following items is transferred to balance sheet from receipt? मतलब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि वो इनकम नहीं है कि नहीं है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से सीधा का सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। सर ऐसी कौन कौन सी आइटम हो सकती है? केवल 3 आइटम हो सकती है सर। एसेट लायबिलिटी होता है ना,
तो इन चारों में से आपको वो चीज ढूंढना है कि कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी कैपिटल है। टूर्नामेंट फंड रिसीव। करेक्ट। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो इनकम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफर होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस है। ऑप्शन नंबर डी सब्सक्रिप्शन, ये ट्रांसफर होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनकम। ऑप्शन नंबर बी, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये लायबिलिटी है, पैसा मिला है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, टूर्नामेंट के लिए पैसा मिला, इसलिए ये लायबिलिटी। ठीक है। 28 पे आ जाते हैं। 26 का आंसर तो फिर दो 26 में आंसर देखते हैं। हाँ जी, बी और सी हो। 26 में आंसर लिखता है कि कौन सी ऐसी आइटम बताओ जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आए और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आए। लेगेसी भी और जनरल डोनेशन भी है। लेगेसी और जनरल डोनेशन तो इन दोनों में कंफर्म्ड आएगा, हमेशा आएगा, पक्की बात है सर। ऑप्शन नंबर बी भी आएगा, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते आंसर। अब जो सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर सही है वो जनरल डोनेशन आएगा। जनरल डोनेशन, हाँ। क्योंकि लेगेसी में एक पर्टिकुलर केस है कि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में ना आए, अगर सबसे स्पेसिफिक हुई तो। लेकिन ऑप्शन सी में तो क्लियर कट जनरल वर्ड लिख दिया, ये तो 100% कंफर्म्ड है ये इनकम ही आएगा। तो बी और सी दोनों सही हैं। अगर कोई ऑप्शन होता ना बी एंड सी बोथ, तो वहां टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, हमें कोई एक को ही टिक लगाना है, तो जो ज्यादा सही है उसको टिक लगाना है। तो एग्जाम में बी टिक करके आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लीगेसी बैलेंस शीट में भी चला जाता है, लेकिन में भी जा सकता है अगर स्पेसिफिक है। बढ़े जी आगे 28 पे आ गया हूँ। क्लब है जी जिसमें 200 मेंबर है, हर एक को 1000 रुपए देने होते हैं। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का दिया है, आउटस्टैंडिंग एंड का दिया है 30,000 40,000। क्वेश्चन में पूछा होगा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना है, बताइए। अकाउंट बनाएंगे कि प्लस माइनस करेंगे? नालायक है ना, तो अकाउंट बनाना है ना प्लस माइनस करना। 200 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 लाख रुपए आंसर आ गया। ऐड लेस तब करते या फिर अकाउंट तब बनाते जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया होता और हमें इनकम निकालनी होती। क्वेश्चन की पहली लाइन में इनकम दे दी और लास्ट लाइन में इनकम मांगी। एज पर अप्रूवल बेसिस सर हमें 200 लोगों से पैसा लेना है, हर एक से 1000 रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपए इनकम हो गए अप्रूवल बेस के हिसाब से। खत्म बात। ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया होता फिर इनकम पूछी होती तो फिर हमें इनकम निकालने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता। समझ आ गई बात? सर डेबिट साइड में हम वो बाय बैंक, क्रेडिट साइड में बाय बैंक भी लिखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, तो गलत नहीं होता ना? बराबर ना, मतलब कि क्रेडिट साइड में सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम बाय बैंक भी लिखते हैं, हाँ है ना, और वो इनकम और एक्सपेंडिचर भी लिखते हैं। वो तो डेबिट में आता है, वो रिसीप्ट और पेमेंट भी हाँ। लिखते हैं, तो एक ही बात होती है। हाँ, रिसीट एंड इनका डाउट है सर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में 3 आइटम आती है। बीच की आइटम है जिसको हम बाय बैंक लिखते हैं, उसकी जगह हम बाय कैश भी लिख सकते हैं, उसकी जगह हम बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिख सकते हैं, तीनों जैसे। 29 पर आ गए हम। अच्छा काम कीजिए, 28 में मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कौन बच्चा बता पाएगा? ये देखते हैं। गलत। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कम से कम 10 क्वेश्चन करें हमने इसके सब्सक्रिप्शन अकाउंट के, फुल साइज क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन को मिला करके। हाँ जी परफेक्ट आंसर है। 1,90,000। अब अकाउंट बना के चेक कर सकते हो। इनकम एक्सपेंडिचर आता है डेबिट साइड में यहाँ पे, जो कि 2 लाख रुपए।
बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग वाला और बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग वाला, ये दोनों क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, एक 30,000 और एक 40,000। और मैंने पूछा था रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा। आगे एक लाख नंबर आएगा। तो अकाउंट या एड्रेस तब करते कि क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका अपोजिट मांगा। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने उसमें ये दे रखा होता था रिसीव कितना होगा और ये मांगा होता था। तो क्वेश्चन नंबर 28 किया हमने, उसमें यही दे रखा था और यही मांगा था, इसलिए कुछ प्लस माइनस नहीं करा, कुछ अकाउंट नहीं बना। ये मांगा होता तो इस तरीके से अकाउंट बना के हम बैलेंस शीट निकाल लेते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 लाख रुपए। 29 पे आ गए हम। प्राइस फंड रिसीट 22,000 क्या होता है ये पांचों में से? लायबिलिटी। लायबिलिटी। रिसीट का मतलब पैसा मिल रहा है सर, तो पैसा मिले दो बातें हो सकती हैं, या तो इनकम या लायबिलिटी। स्पेसिफिक पर्पस है इसलिए लायबिलिटी। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? ये एसेट। एसेट। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज एन एसेट, चाहे स्पेसिफिक हो या जनरल हो। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे इसका? इसमें लायबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे। ध्यान रहे ये इनकम नहीं है। किसी ने आपके पास अपने पैसे रखवाए हैं और उस पैसे से आपने कुछ अर्न कर लिया तो वो अर्निंग भी उसको लौटानी पड़ेगी। लॉ ये कहता है अनजस्ट अनरिचमेंट, नो वन कैन अर्न फ्रॉम समवन एल्स मनी। किसी और के पैसे पे हम खुद अर्न नहीं कर सकते, जिसका पैसा उसी के इनकम। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमें 22,000 रुपये मिले हैं किसी से इस काम के लिए, और फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं थी, हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, वहां से हमें 3,000 रुपये की कमाई हुई है तो वो भी उसी फंड में जुड़ जाएगा। प्राइस इज गिवन, इतने हमने प्राइस बांट दी, अपनी लायबिलिटी घटा ली। व्हाट अमाउंट ऑफ प्राइस फंड विल बी शोन इन द बैलेंस, प्लस माइनस करते रहना है। स्टार्टिंग करेंगे, लिखें 22,000 सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, तो पैसा मिला था। उसके बाद और इंटरेस्ट मिला 3,000 रुपये का। उसके बाद 5,000 रुपये के हमने प्राइजेस बांट दिए, तो 20,000 बच गया। ये लायबिलिटी साइड में आएगा। उसने पूछा होता कि बैलेंस शीट में बताओ एसेट साइड में क्या आएगा, 18,000 तो 18,000 रुपये आंसर हो जाता। अब लिख लिए आंसर में कि लायबिलिटी साइड 20,000 और एसेट साइड 18,000। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर। सर हम ना जैसे हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, मतलब 20,000 का हमें इनकम 21,000 रुपये हमारे खर्च हो गए, है ना, तो हम डेबिट साइड लिख देंगे इनकम और एक्सपेंडिचर में। और अगर सर हमारे पे पैसे बच रहे हो तो हम मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे। नहीं, यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में भाई लायबिलिटी। यही लिखिए ना, बैलेंस शीट में कितना बचे हो। 30 क्वेश्चन नंबर पर आ गए जी हम। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है जी, ओपनिंग बैलेंस 40,000 और पैसे मिले 16,000, खर्च हो गए 14,000। बताओ फंड कितना बचा? बेसिक है बिल्कुल क्वेश्चन। स्टार्टिंग में लिख दी 40,000, जो पैसा मिल रहा है उसको प्लस करो 16,000 को, और जो पैसा खर्च हो रहा है माइनस करो उसको, एक्सपेंस को 14,000। कितना आंसर? 42। सी ऑप्शन 42,000। पढ़ सकते हैं जी आगे। Which of the following statements is not prepared by NPO? करेक्ट, P&L अकाउंट नहीं बना था। 32 Capital fund of a NPO in the beginning of the accounting year is ascertained by ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा, हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और उससे कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट फिगर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी। तो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें यही करा था हमने। 33 पर आ गए जी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का और नेक्स्ट ईयर का जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो अकाउंट अब सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी है बतानी है। बताइए 3,000 और 2,000 दो अमाउंट दे रखे हैं ना, इनमें से कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करना? 3,000 माइनस करना है और 2,000 भी माइनस करना है।
पता है जी कौन सहमत? माइनस करने को दोनों माइनस दोनों माइनस। सर क्वेश्चन में पहली बात ये है कि आउटस्टैंडिंग एडवांस का मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में इतनी सी बात बेसिक क्या लिखी हुई है कि सर टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला है वो 20,000 रुपए का, इसमें पिछले साल का 3,000 जुड़ा हुआ है, इसमें अगले साल का 2,000 जुड़ा हुआ है, और जबकि इनकम तो सिर्फ इसी साल की चाहिए हमें, तो पिछला भी हटाना पड़ेगा और अगला भी हटाना पड़ेगा, दोनों ही माइनस हो गए। कितना आंसर आया? 15,000। इसको अकाउंट बना के भी करने का मन है? सर क्वेश्चन में दे रखा है बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 20,000, रिसीव्ड यहीं पर आता है, और क्वेश्चन के अंदर मांगा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये निकालना। तो इसमें नेक्स्ट ईयर का 2,000 रुपए जुड़ा हुआ, मतलब नेक्स्ट ईयर का इसी साल मिल गया, तो रिसीव्ड इन एडवांस ही तो हुआ है। तो बैलेंस शीट एडवांस 2,000, तो इसमें पिछले साल का 3,000 इस साल मिल गया, तो पक्की बात है पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी तो मिला इस साल। टू बैलेंस बीडी ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग 3,000, ओपनिंग एडवांस दे नहीं रखा, क्लोजिंग एडवांस दे नहीं रखा, आ गया। अकाउंट बना के भी कर सकते हैं या बेसिक इन्फो से भी कर सकते हैं। आंसर सही आना चाहिए, सब प्रायोरिटी की रहती है। जल्दी किससे होता है वो सेकंड प्रायोरिटी, सही आंसर पहले प्रायोरिटी। 15 आंसर 1000 ही आंसर आएगा, कोई सा भी तरीका होगा सॉल्व करने का। 34 क्वेश्चन पर आ गए सर हम। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, क्योंकि सर कैश बुक है वो, तो कैश बुक कैश बेस पे बनती है। पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखो रिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, ऐसे पेमेंट पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो रिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, तो कैश बेस को फॉलो करता है, ये एक्रूअल बेस को नहीं। पॉइंट नंबर क्वेश्चन 35, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है एक्रूअल बेस। सर इसमें जो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो कभी नहीं आएगा, ये तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये मतलब या तो ए होगा या बी होगा, पक्की बात है। इनकम एक्सपेंडिचर पी&एल अकाउंट की तरह है, एक्रूअल बेस। ये आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं एक्रूअल बेस कैश बेस में फर्क क्या है? क्या समझ पा रहे हैं बताओ सर। एक्रूअल बेस होता है जब हमें कैश अभी मिला नहीं है पर हमने लिख दिया उसमें कि हमें मिल जाएगा, और ऐसे ही हमें पेमेंट करनी है तो एग्जांपल हुआ है, मीनिंग बताएं। तो हमने 700 रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या कोई ट्रांजैक्शन बोला बोले एक्चुअल में 700 रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई पूरा ट्रांजैक्शन हुई तो जैसे एडवांस पैसा मिल गया तो वो ट्रांजैक्शन हुई, वो दोनों में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कैश ले ले तो फ्यूचर में होने वाली पेमेंट और एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। स्टूडेंट्स सिखा रहे हैं आप। सर वो कब की बोली करते हैं गेन और लॉस, वो कितना प्रॉफिट फर्म का सर प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट दोनों कैसे हो निकलता है? देखिए एक्रूअल बेस एक पर्टिकुलर ईयर पे फिक्स रहता है, रिजिड रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक्रूअल बेस ये कहता है कि मुझे सिर्फ इसी साल की चीजों को रिकॉर्ड करना है, ना नेक्स्ट ईयर ना प्रीवियस। जबकि कैश बेस क्या कहता है कि हमें कैश के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब हमें ईयर के अकॉर्डिंग नहीं करनी। पैसा आ रहा है तो इनकम है, भले मुझे किसी क्लाइंट ने 3 साल बाद का पैसा आज ही दे दिया तो वो इनकम, मतलब वो ईयर नहीं देखता कि वो किस ईयर का पैसा मिला, पैसा मिला इनकम। ऐसी पेमेंट है, पैसा जा रहा है एक्सपेंस है, किसी भी ईयर का हो। तो कैश बेसिस से हमारी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि हमें ईयर का चेक नहीं करना पड़ता। एडवांस दे दिया 3 महीने का रेंट, अब एक्रूअल में दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार 1 महीने का तो इसी महीने का है, ये तो एक्सपेंस हुआ, 2 महीने का एडवांस है तो ये प्रीपेड हुआ, इतना माइंड लगाना पड़ेगा। कैश बेस फॉलो कर रहे हैं, सारा का सारा एक्सपेंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये कैश बेस फॉलो कर रहा है, मतलब ये कैश के हिसाब से रिकॉर्डिंग करता है। मुझे नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिल गया तो रिकॉर्ड कर लिया।
क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेस फॉलो करता है तो बिल्कुल फिक्स्ड रहता है कि भाई मुझे इसी ईयर की चीजें लेनी बड़े ध्यान से। जैसे इस क्वेश्चन में हमने भी कहा ये टोटल इस साल इतना पैसा मिला, लेकिन ये ध्यान रखना है कि तो नेक्स्ट ईयर का इसको हटाओ, ये प्रीवियस ईयर का जुड़ा हुआ इसको हटाओ, तो इसी साल की चीजें लेंगे। तो अक्रूवल और कैश बेस में आपसे पूछा जाए पर तो अक्रूवल बेस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की ही आइटम्स को रिकॉर्ड करता, कंसीडर करता, और कैश बेसिस ईयर को कंसीडर नहीं करता कि किसी भी ईयर की आइटम हो अगर पैसा आ रहा है कि जा रहा है इसी तरह रिकॉर्ड कर लेता है। चलिए 36 पर आ गए। लीगेसी डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ टू बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बताइए स्पेसिफिक पर्पस है क्या रिकॉर्ड करें, क्या माना है इसको? कैपिटल रिसिप्ट। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब इनकम होता है, क्या मतलब एग्जाम में लिखा नहीं होगा इनकम और लायबिलिटी, ध्यान रखना। सर इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन आंसर आए, ऐसा क्वेश्चन में चेंज करो। स्पेसिफिक पर्पस का स्पेसिफिक पर्पस ना जनरल पर्पस लिख दे वहां पर, अगर तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सी तो कभी नहीं आएगा। 37 बताइए लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, इनकम के लायबिलिटी? लायबिलिटी सर इट इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, इसलिए लायबिलिटी है कैपिटल रिसिप्ट। बढ़े जाए आगे। सैलरी सर पे करी हमने इस साल 36,000 और सैलरी पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वर 54। द अमाउंट ऑफ सैलरीज टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी 36,000। लेकिन इसको लॉजिकली समझ के भी कर सकते हैं, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बोर्ड पर सैलरी, तो सैलरी जब पे करते हैं तो एंट्री करते हैं सैलरी टू कैश, ये रखिए टू कैश 36,000। प्रीपेड एसेट होता है कि लायबिलिटी? एसेट होता है। ओपनिंग बैलेंस बीडी में डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड सीडी। सैलरी पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड सैलरी पिछले साल की एंड में, लास्ट का क्लोजिंग मतलब साल का ओपनिंग। टू बैलेंस बीडी 54,000 सही है। बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकाल लीजिए बैलेंसिंग शीट। आगे जी 90,000 का आंसर। फिर सॉल्व कैसे हमने अकाउंट बना कर, इतना कहाँ टाइम होगा कि क्वेश्चन के लिए अकाउंट बनाएंगे, तो हम समझे लॉजिक समझे। सर 54,000 जो 36,000 रुपए क्या चीज है? इसी साल की सैलरी है और इसी साल पे करी, करेक्ट। 54,000 क्या चीज है? सैलरी इसी ईयर की है बट पिछले साल ही पे करती थी, समझे इस पॉइंट को? 36,000 related to paid in current year 54,000 करंट ईयर की ही है बट प्रीवियस ईयर में पे कर दी थी। तो अगर हम कैश बेस के हिसाब से अपना खर्चा निकालें तो सिर्फ ये खर्चा जो पेड है 36,000, हम निकालें एक्रूवल बेस के हिसाब से उसे जिस ईयर से रिलेट करती है वो सारा एक्सपेंस है टोटल 90,000। दोनों को ऐड करना बेसिकली, ठीक है जी। ये इजी रहता है लेकिन थोड़ा सा लेंथी रहता है, सिंपल ऐड कर देना ये शॉर्टकट है, लेकिन एकदम माइंड नहीं चलता कई बार। तो आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं डायरेक्ट बिना अकाउंट बनाए, क्योंकि एग्जाम में ट्राई करें वरना अकाउंट बनाकर ही करें। एक दो जगह ही ऐसी जहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। चलिए आगे बढ़ो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें? 90,000 सही हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन। 39 पर आ गए। कौन सा अकाउंट है जो सरप्लस डेफिसिट कैलकुलेट करता है? बी ऑप्शन। 40 क्वेश्चन नंबर
एक एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम कौन सा है? डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। अच्छा मैंने बी दो बार लिख दिया था। सी से ये सी ऑप्शन है, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। इनमें से इनकम कौन सी? समझ पा रहे? क्वेश्चन मांगा क्या है? क्वेश्चन लिखा है आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसीट, मतलब इनकम मांगी। क्वेश्चन में इनकम कौन सी है बताना। बता दो कौन सी इनकम है? सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन आईडी वाला। बी ऑप्शन सब्सक्रिप्शन। ए में अगर सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो ए ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन बिल्डिंग लिख दिया, स्पेसिफिक कर दिया, ए ऑप्शन लायबिलिटी बन गई। सी ऑप्शन तो पक्का लायबिलिटी, हमेशा लायबिलिटी। डी ऑप्शन में अगर सिर्फ लेगेसी होता तो वो भी आंसर हो जाता, लेकिन आगे स्पोर्ट्स फंड लिख दिया तो स्पेसिफिक पर्पस मेंशन कर दिया तो ये लायबिलिटी हो गई। सर हाँ जी सर डोनेशन से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ज्यादा सही है ना, अगर वहाँ पे फॉर बिल्डिंग ना होता तो। अच्छा, मेरा डाउट ये है कि सर ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता डोनेशन और ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, तो कौन सा टिक लगाते हैं? डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन टिक लगाते हैं। तो डोनेशन कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में लिखा होता मान लीजिए जनरल डोनेशन और बी में लिखा सब्सक्रिप्शन, तो ए और बी कुछ भी टिक कराओ, दोनों में से फुल मार्क्स मिलेंगे। 42 पर आ गए थे। क्वेश्चन में पूछा है कैपिटल रिसीट बताओ, मतलब लायबिलिटी पूछी है। ऑप्शन नंबर ए सर हमेशा लायबिलिटी है, बी इनकम है, सी इनकम है और डी एक्सपेंस। 43 पर आ गए जी। जनरल डोनेशंस रिसीव्ड बाय एनपीओ, ऑप्शन नंबर ए सी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है जो जनरल डोनेशन होती है। क्वेश्चन में जनरल नहीं स्पेसिफिक लिखा होता तो लायबिलिटी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आ जाता, फिर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन यही, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ, सी ऑप्शन आ गया जी आंसर, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। 45 में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल है सर, टेंपरेरी अकाउंट एक दिन के लायक है। 46 रिसीट पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल एसेट अकाउंट। कैश एंड बैंक रियल एसेट। फोर्टी सेवन, कोई ऐसी आइटम ढूंढो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आती। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ना पैसा आता है इसमें ना पैसा जाता है, इसलिए सीधे पेमेंट अकाउंट में आएगा नहीं। अच्छा इन सभी क्वेश्चन में चेंज करता हूँ, ऐसी आइटम ढूंढो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन में एक ऐसी आइटम ढूंढो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती। नन ऑफ द अबव। सैलरी भी आती है सर इनकम एक्सपेंडिचर में, रेंट भी आता है और डेप्रिसिएशन भी, तीनों आइटम आते हैं। ठीक है, हाँ 47 क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं आती है ऐसी कोई आइटम बताओ। बैलेंस शीट नॉन ऑफ बताओ। ऑल ऑफ द अबव। सर रेंट तीनों ही आइटम नहीं आती। क्वेश्चन पूछा होता बैलेंस शीट में इनमें से कौन सी आइटम नहीं आती, तो ऑल ऑफ द अबव। पर सिंपल सी बात सोचो, कोई आइटम या तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी या बैलेंस शीट की जगह तो आएगी। मैंने तो ये बोला कि नहीं आएंगे नॉन ऑफ द अबव। तो नहीं ये बोलता ना कि तीनों में से कहीं नहीं आएगी, तो ऑल ऑफ द अबव ना। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये तीन आइटम जाएंगी बैलेंस शीट में, ये दो आइटम जाएंगी इनकम एक्सपेंडिचर। अब कोई एक आइटम है, पांच में से कोई एक ही हो सकती है, तो इनमें से कोई एक ही जगह जा सकती है। अगर ये तीनों आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी तो डेफिनेटली ये तीनों आइटम बैलेंस शीट में नहीं है। 48 पर आ गए जी। रेंट कैलकुलेट करना है जी हमें पर्टिकुलर ईयर का। आउटस्टैंडिंग दे रखा है जी दोनों ओपनिंग क्लोजिंग,
प्रीपेड दे रखे हैं दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग, और रेंट पेड भी दे रखा है। बना लीजिए अकाउंट फटाफट से। रेंट अकाउंट बना है, बैलेंस बीडी किस साइड लिखूं, डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। दोनों जगह। हाँ वो जो प्रीपेड है वो डेबिट में आएगा, और जो आउटस्टैंडिंग है वो क्रेडिट में आएगा। सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो डेबिट में आता था, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट में आ रहा है, ऐसे कैसे? वो लाइन वो मतलब ये सब वो है खर्चा हुआ है, ऐसे एक्सपेंस है। ये कैसे पता लग पा रहा है आपको कि एक्सपेंस है? हो सकता है इनकम आउटस्टैंडिंग रेंट एक्रूड वाला हो। सर हम रेंट देते ही हैं, उसे तो पैसा मिलता भी। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, रेंट पेड लिखा हुआ थर्ड लाइन में, तो रेंट इनकम कभी पे तो कर नहीं सकते, इससे पता लगा कि एक्सपेंस। दूसरी हिंट, प्रीपेड वर्ड लिखा हुआ, प्रीपेड का मतलब ये एडवांस में पे कर दिया, ये दो चीजें इंडिकेट कर रही है कि एक्सपेंस। सर हाँ बोलिए। सर फिर तो मतलब कि वो मतलब एनजीओ जो कभी रेंट पे देती है। हाँ एनजीओ में क्या होता है, क्लब में क्या होता है, बड़े बड़े हॉल बना लेते हैं और वो नॉमिनल रेट पर किराए पे दे देते हैं अपने मेंबर, उसका पैसा फिर वो उसी पे ही खर्चते हैं। अकाउंट मैंने बना दिया है। प्रीपेड एसेट है, बीडी डेबिट में, सीडी क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, बीडी क्रेडिट में, जो सीडी डेबिट में। पे करते हैं तो एंट्री होती है रेंट टू कैश, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट यहाँ आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आता है, तो एंट्री बिलिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू रेंट, यहाँ आएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो अमाउंट पता है लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग 19,000, क्लोजिंग 14,000, 2,88,000। प्रीपेड रेंट ओपनिंग 5,600, क्लोजिंग 10,400, पेड दे रखा है 297,800, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितना है? 31 अच्छा आंसर 288,000। टोटल बताएं 317,400। नोट कर लेंगे सभी। बढ़ाइए आगे। Choose NPO from the following. बताइए। इंडियन हॉकी फेडरेशन। सही है, बी ऑप्शन। नाम पढ़ के पता लगाना, आइडिया लगाना कि इसमें से कोई ऐसी जब ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन, ये मतलब इंडियन जो मैच होता है, जो गेम खेला जाता है, उसके एक्टिविटीज के लिए, कंडक्ट के लिए ये बनाई गई, प्रॉफिट मोटिव नहीं। तो ए और सी क्वेश्चन प्रॉफिट मोटिव हम नहीं। 50 क्वेश्चन नंबर पर आ गए जी। सर ये भी तो कह सकते हैं कि ये गुड्स वगैरह नहीं बना रही इंडियन हॉकी, और ये मतलब कि गुड्स वगैरह में डील करती है। देखो सी ऑप्शन में भी गुड्स नहीं बनाते, सर्विस देते हैं। सी ऑप्शन में भी गुड्स नहीं बनाते, सर्विस देते हैं। क्वेश्चन 50 जी। फर्नीचर का दिया हुआ है हमें 31 मार्च 19 का बैलेंस 4,40,000। फर्नीचर की बुक वैल्यू है 40,000 रुपए 1 अप्रैल 18 को। बेचा हमने 20% के लॉस पे 31 दिसंबर 18 को। डेप्रिसिएशन 10% पर है। फर्नीचर 3 लाख रुपए का खरीदा है और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कैलकुलेट करें।
2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आपको खुद से ट्राई कीजिए। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर में, ऐसे क्वेश्चन जो फर्नीचर वाले हैं, परचेज सेल लॉस निकालना है। एग्जाम में कभी आए नहीं हैं आज तक, इसलिए मैंने नोट्स के अंदर कवर भी नहीं कर रखा था उसको मेन क्वेश्चंस के अंदर, इसको मैंने कवर कर रखा है सिर्फ एमसीक्यू के अंदर। कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं, 11th क्लास जैसा ही है। फर्स्ट अप्रैल 18 को 40,000 रुपए वैल्यू। इस साल कितने महीने यूज करी बताइए? 9 मंथ्स। फर्स्ट अप्रैल का बैलेंस दिया हुआ है और 31 दिसंबर को सेल किया, तो फर्स्ट अप्रैल से 31 दिसंबर 9 मंथ्स यूज करें। कितना है सॉल्व करके? तीन 3000 आ रहा है। तो 31 दिसंबर 2018 जिस दिन हमने बेचा, उस दिन इसकी बुक वैल्यू जो है वो 37,000 रुपीज थी। क्वेश्चन कहता है कि 20% के लॉस में बेचा। 37,000 का कर दीजिए 20%, कितना हुआ? 7400। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन आंसर। इसमें 12th क्लास वाला कुछ भी नहीं है, 11th वाला ही। जैसे मशीन डेप्शन चैप्टर के अंदर, चैप्टर 14 के अंदर हम निकालते थे प्रॉफिट लॉस। डन जी, बढ़ सकते हैं आगे। 51 क्वेश्चन नंबर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इस साल 1,50,000 और आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 18 का 1 लाख। इनकम में कितना आएगा? वो छोटा सा अकाउंट बना लो और अकाउंट में सारे आइटम मत लिखना, जो आइटम दे रखी है सिर्फ वही लिखना, आंसर आ जाएगा। पता है आउटस्टैंडिंग ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? डेट से पता लग रहा है, देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है रिसीव्ड इन 2018-19, तो 18-19 अकाउंटिंग ईयर है हमारा। 31 मार्च 18 में दे रखा, तो ओपनिंग हुआ। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड आता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में 1 लाख। रिसीव्ड किस साइड आता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। इनकम किस साइड आती है? डेबिट साइड। यहाँ पर 50,000 पे तो आएगा, बैलेंस करो। ए ऑप्शन। पढ़ने लिया आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 और आउटस्टैंडिंग है 75,000। सर मेंशन तो करने रखा ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? वी हैव टू प्रेज्यूम क्लोजिंग। अगर हम किसी करंट किसी भी अकाउंटिंग ईयर के अंदर है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, वी हैव टू प्रेज्यूम उसी ईयर की। अभी तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्यों मान ले, प्रीवियस ईयर की होगी। कितना आया जी आंसर? 2,25,000। सी ऑप्शन 2,25,000। क्वेश्चन नंबर पर आ गए जी हम। कैलकुलेट करें अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। देखिए क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और पेमेंट गिवन है। बनाओ क्रेडिटर अकाउंट फटाफट से। 64,000। अकाउंट बनाइए जी। चार आइटम आनी है जी क्रेडिटर अकाउंट में। लायबिलिटी होती है, बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड, बीडी इधर, सीडी इधर, परचेज क्रेडिट में, पेमेंट डेबिट। अब इन चार में से आपको 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है और
चौथी निकालनी। ओपनिंग बैलेंस है 4600, 64 क्लोजिंग बैलेंस है 1100, पेमेंट है 56,800। और बैलेंसिंग टोटल बताया थी क्रेडिट साइड का 68,600 कितना 68,600 600 64,000 बी ऑप्शन आंसर आ गया जी 64,000। डाउट है किसी को? पढ़े आगे 54 क्वेश्चन नंबर क्रेडिट परचेज 64,000। जो क्रेडिट परचेज है वो टोटल परचेज का 80%। कैश परचेज निकालना है, देखिए ध्यान से। टोटल परचेज का 80% क्रेडिट परचेज है, इसका मतलब 20% कैश परचेज। क्वेश्चन में ये वाला अमाउंट गिवन है और ये वाला मांगा। तो मान लीजिए ये 100 रुपए, तो ये कितना है 80 रुपए, तो ये कितना 20 रुपए जो है उससे डिवाइड कीजिए और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कीजिए। इनटू डिवाइड किससे? 68 नहीं मल्टीप्लाई 20 जो है उससे डिवाइड करो 80 से divide 20 और 20 से मल्टीप्लाई और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। पीआईटी वाला तैयार है? पीआईटी जैसे निकाल तो पीआईटी निकाल तो हाँ जी कितना आंसर है? 16,000 रुपए। आंसर निकालने के बाद इसे क्रॉस चेक करते हैं जी एक बार। तो ये 64 है और ये 16 है, तो ये कितना हुआ? 80,000 हुआ। तो 80,000 का 80% ये होना चाहिए। चेक करो यही आ रहा। तो जितना हो सके क्रॉस चेक किया करो अपने आंसर को, जहां जहां ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है। 55 क्वेश्चन पर आ गए जी। Out of the following, which one is a special receipt? तो जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली हुई कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, मेंबर के साथ एक एनुअल मीटिंग होती है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन है। 56 क्वेश्चन नंबर, आउट ऑफ द फॉलोइंग which is unrestricted fund, मतलब जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब जनरल हो। बताओ जी कौन सा? कैपिटल फंड, जो मेंबर्स मिलकर खुद कैपिटल लगा रहे हैं स्टार्टिंग, उस पैसे को तो जहां मर्जी इस्तेमाल करो, स्पेशल पर्पस तो है नहीं कोई। बाकी तीनों का स्पेशल पर्पस है। क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सर जनरल डोनेशन फंड लिखा होता तो वो भी आंसर होता, वो जिस मर्जी काम के लिए इस्तेमाल करो। 57, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट? 85,000 स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट पे जो मिला, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट दी हुई है। सॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट 1 लाख रुपए, उसी की इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी में प्लस कर दो 1 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए। उसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है, उसी में से माइनस कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट प्लस होगी क्या माइनस? लाइक एसेट साइड कुछ नहीं तो होगा, फिर एसेट साइड में आएगी, फंड में कुछ नहीं करना उससे।
कितना आंसर आया? 85,000 ए ऑप्शन आंसर आया। ट्रू फॉल्स पर आ गए जी। तो स्टार्टिंग में हिंट दे रखी है जी, कैपिटल नेचर का मतलब एसेट एंड लायबिलिटी और कैपिटल रिसीट का मतलब लायबिलिटी। तो ये टर्म्स आएंगी इन क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना पहले से। ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर शोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लिखा हुआ रेवेन्यू आइटम्स का मतलब इनकम और एक्सपेंस। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है। तो कि इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर का होता है। एग्जांपल दीजिए। जैसे कोई भी फर्नीचर परचेज किया तो बिल्कुल सही आंसर है। सर इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की आइटम आती है। एग्जांपल रेवेन्यू नेचर का रेंट पेड, एग्जांपल कैपिटल नेचर का फर्नीचर परचेज। दोनों आइटम आती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो एक एक वर्ड की रेलेवेंस खत्म हो जाती है। जैसे मान लो मैं ओनली हटा दूं, अब इसका आंसर आपने अच्छे से याद कर लिया कि फॉल्स है। अब मैं टेस्ट में ओनली हटा दूंगा, आप तब भी फॉल्स लिख करके आओगे और मैं काटूंगा तो लड़ोगे। ओनली वर्ड समझ पा रहे हो, रेलेवेंस क्या खत्म हो जाएगी। ओनली हट गया तो क्या मतलब रह गया? रेवेन्यू आइटम आती है तो ट्रू है बात आपकी। ठीक है, ओनली वर्ड इन नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, इसके अलावा बाकी सारे आइटम को एक्सक्लूड कर रहा है। सेकंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉल्स है। ऑनरेरियम कोई लंबा एक्सपेंस नहीं है कई सालों का, सिंपल वो सैलरी है, फीस है, नॉर्मल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉल्स है, लायबिलिटी होती है, इनकम नहीं होती है। मेरा थर्ड क्वेश्चन में लिखा होता इज शोन इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रू हो जाता, ट्रू हो जाता, पैसा मिलता, रिसीट में तो आएगा ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, मान लीजिए एक्सपेंडिचर 8,000 का है और सरप्लस हमने क्रेडिट करा है कैपिटल फंड में 2250, तो इनकम हुई 10250। एक्सपेंडिचर 8,000, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में 8,000 रुपए आया। सरप्लस हुआ इस साल हमें क्रेडिट करा 2250। समझ पा रहे हो? ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम आती है सर इधर, एक्सपेंस आता है इधर, सरप्लस आता है इधर। क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपेंस 8,000, सरप्लस 2250 और इनकम मांगी। तो इनकम ये होगी 10,250, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। फिफ्थ पॉइंट, तो पुराना न्यूज़पेपर बेचा और पैसे मिले हैं, वो इनकम है, ट्रू है जी। सिक्स्थ क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रियल अकाउंट होता है, फॉल्स है। कौन सा होता है? नॉमिनल होता है, नॉमिनल होता है। सेवेंथ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्रूवल बेसिस से बनता है, फॉल्स। फॉल्स है। फिर कौन से बेसिस से बनता है? कैश बेसिस से बनता है। एट्थ, एंट्रेंस फीस लायबिलिटी होती है, फॉल्स है सर, इनकम होती है। एंट्रेंस फीस जो नया मेंबर आया हमारे एनजीओ के अंदर, सब्सक्रिप्शन तो उससे लेंगे हर साल, एंट्री के टाइम कुछ और अलग से फीस लेंगे क्योंकि उसके लिए फाइल बनती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए अलग से फीस लेते हैं, एंट्रेंस फीस कहते हैं उसको, एडमिशन फीस समझ लो। तो ये इनकम होती है एनजीओ की, लायबिलिटी नहीं होती। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल रिसीट है, कैपिटल तो लायबिलिटी होता है, तो फॉल्स हो गया सर। नाइन्थ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस बता रहा है, गलत। वो तो टोटल रिसीट टोटल पेमेंट बता रहा है, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर तो बताता है इनकम एक्सपेंडिचर, इसमें फॉल्स हो गया। ठीक है, scholarships granted to the students out of the funds provided by the government will be debited to income expenditure account.
ट्रू है कि फर्स्ट जो भी आंसर थे रीजन के साथ आंसर है। सर ये False है। पॉइंट So government create वो income कोई ना है। Granted है। तो उसकी कोई रीजन क्या दे रहे थे यार? सर वो लाइबिलिटी साइड में जो मतलब फंड होगा ना, ये गवर्नमेंट ने फंड दिया होगा, तो लाइबिलिटी साइड में से माइनस जाएगी। बिल्कुल सही सर। जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फंड है उसके लिए, उस फंड में से माइनस होगा। ठीक है, False हुआ। कोई फॉल्स हो गया फिर आंसर। ठीक है जी, अब सुन लो जी, सेम क्वेश्चन सर टेस्ट में आया था, उसमें ये वर्ड ना लिखा हो आउट ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये वर्ड मैं स्किप कर देता हूं। अब पढ़ना पूरा क्वेश्चन दोबारा। स्कॉलरशिप्स ग्रांटेड टू द स्टूडेंट्स विल बी डेबिटेड टू इनकम हाँ, ये एक्सपेंडिचर। true है। अभी ट्रू हो जाता क्योंकि फंड है ही नहीं हमारे पास, एक्सपेंस में तो लिखेंगे इसको। 11 an income arising from special fund will be credited to special fund in the balance sheet। सही है जी। एग्जांपल दे रहा है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, तो कोई हमें इनकम रिसीव हो रही है स्पेशल फंड से, तो इनकम भी अपनी इनकम नहीं मानेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, उसी फंड में ऐड कर देंगे। 12th पे आ गए। स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ थी भाई? स्पेसिफिक डोनेशन इस पे वो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट, तो सही है, ट्रू है ये। 13th जी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर whereas gain on sale of fixed asset is credited to income। सही है हाँ, सही है। True। 14th any amount received towards endowment fund is a revenue received and shown in income expenditure account। what is endowment fund ये बताएं। देखिए एंडोमेंट फंड क्या होता है? इसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आती हैं, एंडोमेंट पॉलिसी, एलआईसी एंडोमेंट पॉलिसी, उसके ऊपर मैं भी आता था। तो ये एंडोमेंट में क्या होता है, पहले मैं एलआईसी बताता हूँ फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। तो नॉर्मल एलआईसी में क्या करते हैं कि हर साल थोड़ा पैसा जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपनी पूरी प्रीमियम भरते रहते हैं। इस पर्सन की पॉलिसी है, उसकी डेथ हो जाएगा तो घर वालों को पैसा तुरंत मिल जाएगा, और डेथ नहीं होती तो जब कंप्लीट हो जाएगा एक पीरियड, सपोज पॉलिसी 25 साल की है, जैसे 25 साल पूरे हो जाएंगे तो वो पैसा मिल जाएगा उसी पर्सन को जिसकी पॉलिसी थी। ऐसा होता है, सारा पैसा इकट्ठा मिल जाता है। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, तो नॉर्मल पॉलिसी में जब पैसा इकट्ठा मिल जाता है ना, सामने वाला क्या करे, भाई इतने पैसे इकट्ठे इंसान क्या करे, उसको तो चाहिए कि रेगुलर इनकम बन रही है। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन जब एलआईसी करवाता है 20-25 साल की, तो ये सोचता है या सपोज मैं 40 साल का हूँ, 20 साल की पॉलिसी करवा लेता हूँ, 60 साल की एज में रिटायर हो जाऊंगा, इनकम का कोई सोर्स नहीं रहेगा तो मंथली इनकम आती रहे, है ना, पेंशन फंड एक आता है। तो एंडोमेंट फंड कैसी पॉलिसी है, इसमें पैसा जमा करते रहेंगे 20 साल तक, जब 60 साल की एज हो जाएगी पैसा इकट्ठे नहीं मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर साल, इतना सैलरी मिलती रहेगी। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट पॉलिसी है, और जब उस पर्सन की डेथ हो जाएगी तो घर को पूरा पैसा मिल जाएगा, ऐसा होता है। खैर अब चैप्टर पे वापस आते हैं। तो एंडोमेंट फंड की क्या चीज़ है, किसी पर्सन ने हमारी एनजीओ को डोनेशन दी है, लेकिन वो इस तरीके से डोनेशन दी है कि वो पैसा यूज नहीं कर सकते, उसकी इनकम यूज कर सकते। रोज किसी ने 1 करोड़ रुपए हमें दे दी, लेकिन 1 करोड़ रुपए यूज नहीं कर सकते, उसने 1 करोड़ की सपोज एफडी कर दी और उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको यूज कर सकते। बेसिकली क्या है कि रिमेनिंग एक्सपेंस पे फोकस्ड है, कैपिटल एक्सपेंस पर। तो आपके सपोज कोई फ्रेंड है, उसकी जॉब चली गई है और आप फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो उससे कैसे हेल्प करेंगे, और आपने 2-3 लाख रुपए दे दी तो खत्म हो जाएंगे कुछ दिन बाद। समझ पा रहे हो? आपने क्या करा, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में रेंट आता है, आपने उस टेनेंट को बोल दिया कि रेंट इसको दे देगा, मुझे मत देगा, उसकी मंथली इनकम होती रहेगी, फिर मंथली इनकम चलती रहेगी। समझ पा रहे हो? इस टाइप के डोनेशन, ठीक है जी। पैसा मिल गया हमें,
बट इनकम इनकम नहीं मान सकते, यूज नहीं कर सकते इसको, इसलिए लायबिलिटी होगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता जी, बैलेंस शीट में आता है, लायबिलिटी साइड में आता है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, 15th पॉइंट पे आ गए जी, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया तो ये लायबिलिटी होती है, सही है। 16th, एक्सपेंस हुआ किसी स्पेशल फंड से रिलेटेड, तो उसी स्पेशल फंड से माइनस करें, सही है। तो पुराना फर्नीचर बेचा है हमने, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। देखिए गलत, false। हमने सेल ऑफ फर्नीचर अगर करी है ना, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आएगा तो उसका प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है। 18th पे आ गए, लीगेसी रेवेन्यू रिसीट होती है, इनकम होती है हमारी, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ट्रू है जी बात, बिल्कुल ट्रू। 19th, receipt and payment account is a summary of all capital receipts and payments only। बताइए ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, ओनली वर्ड ने फॉल्स कर दिया उसमें। कैपिटल रिसीट का मतलब लायबिलिटी, कैपिटल पेमेंट का मतलब एसेट। तो 19th क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी आती है, जबकि इनकम और एक्सपेंस भी आते हैं, इसलिए फॉल्स हो गया जी। 20 क्वेश्चन नंबर, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। फॉल्स हो गया कि ओनली ने गड़बड़ कर दी। रेवेन्यू रिसीट का मतलब इनकम, और रेवेन्यू पेमेंट का मतलब नॉर्मल एक्सपेंस। तो एक्सपेंस भी आते हैं और इनकम भी आती है, दोनों ही चीजें आती हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं आती, एसेट लायबिलिटी भी आती है, इसलिए आंसर गलत होगा। चलिए इतना करते हैं।